ओके ठीक है, तो हम लोग 2011 का पेपर कर रहे थे सॉल्व, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया था इसके अंदर। लेट्स डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं ट्राई। क्या बोल रहा है ये? अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन parallel to magnetic meridian has its north tip down in 60 degree with the horizontal. So basically एक मैग्नेटिक नीडल है जिसकी जो नॉर्थ टिप है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पर कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो जो हमारी कंपस नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, उसका जो नॉर्थ है वो 60 डिग्री पर डिप कर रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज नोन टू बी 0.4 गॉस। सो बी एच दे रखा है हमको कितना? 0.4 गॉस। बी एच 0.4 गॉस निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमेशा उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होती है हमारी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन। सो दिस इज बी ई वेक्टर, हमें बी ई निकालना है। सो क्या करेंगे इसमें? सिंपल है। इसको कर देंगे रिजॉल्व। सो इफ यू जस्ट रिजॉल्व इट, काम आपका हो जाएगा। कहाँ गया है ये? एक सेकेंड। ओके, so this is the horizontal and this is the direction of Earth's net magnetic field, which is at 60 degree with the horizontal direction. हमको BE निकालना है and BH हमको गिवन है 0.4 गॉस। सो इसको अगर आप करोगे रिजॉल्व तो क्या क्या करेंगे इसको? दिस विल लुक लाइक दिस इज गोइंग टू बी BE cos 60 degree and this is going to be BE sin 60 degree। करेक्ट। वैसे मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियरली? यस सर। यस। तो यहाँ बोल देंगे कि ये जो BE cos 60 डिग्री है यही BH है। सो BH इज इक्वल टू BE cos 60 डिग्री। सो दैट मीन्स 0.4 gauss is equal to BE. What is cos 60 डिग्री? हाफ। सो यानी कि आपका BE आ जाएगा कितना? 0.8 gauss। Yes. So this is the magnitude of Earth's net magnetic field at that place. बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। 0.8 गॉस। गॉस पता है ना कि द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला and the CGS unit is Gauss. And the CGS unit of magnetic field is Gauss. And what is the relation between Tesla and Gauss? 1 Tesla is equal to 10 to power 4 Gauss। 10 की पावर 4। टेस्ला बड़ा यूनिट है ना, तो 10,000 गॉस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? फिगर शोज टू आइडेंटिकल, कर लेते हैं इसको। फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2। तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्या है इनका? कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, 1 म्यू है 1 म्यू। और ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज नहीं, पैरेलल में लगे हुए हैं। कह रहा है इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, यानी कि ये जो स्विच एस है ये इनिशियली क्लोज्ड है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं अगर ये इनिशियली क्लोज है तो। सो सर्किट को क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। सो इनिशियली जो हमारा स्विच है वो ओपन है कि क्लोज्ड है? इट इज क्लोज्ड। सो दिस इज 6 वोल्ट एंड दिस इज द कैपेसिटर C1 and this is capacitor C2. Both are 1 microfarad each. So initially they are in parallel. So what is the voltage across C1? 6 volt. 6 volt.
सो यानी कि अगर हम बात करते हैं C1 की, सो इसका जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट एंड C2 का 6 वोल्ट 6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है व्हेन द कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल। ठीक है, इसका चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज Q इज इक्वल टू C1 इंटू V, तो कितना आ जाएगा ये? 6 म्यू माइक्रोकूलम। यस सर। तो वोल्टेज लिख लिया हमने और चार्ज लिख लिया, एंड C2 का चार्ज 6 समझ रहे? माइक्रो। ठीक है, क्या आएगा? 6 माइक्रोकूलम्स। So this is the initial situation. Now what we have done is after some time S is left open, हमने switch को open कर दिया and dielectric slabs of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitors. तो दोनों capacitors में हमने dielectric घुसा दिया K is equal to 3 वाला. How will the charge and potential difference be affected after the slabs are inserted? हमें चार्ज देखना है कि चार्ज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा जब हमने ये एक्टिविटी कर दी। तो फाइनल सिनेरियो में फाइनली what we have done is we have opened the switch and we have inserted dielectric slab between the plates. So dielectric slab के इंसर्शन की वजह से क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। यस। ठीक है, तो ये जो वाला कैपेसिटर है यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया K इज इक्वल टू 3 वाला, और यहाँ पर भी हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया K इज इक्वल टू 3। तो ऐसा करने की वजह से जो C1 है उसका वैल्यू हो जाएगा C1 डैश, इसका हो जाएगा C2 डैश। तो C1 डैश कितना हो जाएगा? KC1। यस Yes, सर। KC1 हम जानते हैं कि जब भी हम डायलेक्ट्रिक स्लैब घुसाते हैं कम्प्लीटली तो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, और yes, C2 डैश हो जाएगा KC2। सो कितना आ जाएगा? C1 डैश का वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड, राइट? यस सर। 3 माइक्रोफैरेड एंड C2 डैश भी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, अब ये बताओ कि जो ये वाला कैपेसिटर है इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो वोल्टेज हो जाएगा इसका V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और इसमें कितना आ जाएगा चार्ज? C1 के लिए चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज Q इज इक्वल टू C1 डैश V1, 18 माइक्रोकूलम। तो कितना आ जाएगा ये? 18 माइक्रोकूलम। 18 माइक्रोकूलम। तो ये जो हमारा कैपेसिटर नंबर 1 है इसका चार्ज क्या से क्या हो गया? 6 म्यूसी से 18 म्यूसी, तो चार्ज इसका बढ़ गया, और वोल्टेज इसकी कांस्टेंट रही एट 6 वोल्ट, क्योंकि बैटरी हमेशा कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? चार्ज। चार्ज। तो कैपेसिटर अपना चार्ज नहीं भूलता, यहाँ पे चार्ज विल स्टिल बी हाउ मच? 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम। हाँ, यहाँ लगाते हैं Q इज इक्वल टू C2 डैश इंटू V2, तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा? 2 हाँ, याद आएगा 2 2 volts. वोल्ट। 2 वोल्ट, तो वोल्टेज क्या से क्या हो गई? 6 से 2 वोल्ट हो गई। ठीक है, और चार्ज इसका 6 माइक्रोकूलम में रहा। सो इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो, इनिशियली ये था और फाइनली ये है। ठीक है, यस। ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ये चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि स्विच ओपन करने पे क्या होता है और डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पर किस तरीके से कैपेसिटेंस बदलता है और क्या चीज़ नहीं चेंज होती है। सो दैट्स द थिंग। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक एक्चुअली CBSE से हट चुका है, सो विल नॉट डू दिस, और लॉजिक गेट्स भी नहीं है, विल नॉट डू दिस। semiconductor device that can be used to regulate an unregulated DC power supply, ये नहीं है, this is from Zener diode topic, जो कि इस बार syllabus reduction के अंदर आ चुका है, तो this is not in our syllabus. Now next question is how are infrared waves produced? infrared waves कहाँ से निकलती हैं? Moving Sir, heating from source. hot bodies, from Hot hot bodies. हाँ हाँ, hot bodies। जब सन की रेडिएशन गिरती है अर्थ पे तो अर्थ होता है गर्म, उसमें से निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन। सो हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड? आप लिखोगे फ्रॉम हॉट बॉडीज। सो लेट्स राइट अबाउट दिस नंबर 15। सो इंफ्रारेड वेव्स, or you can call it radiation, is emitted from hot bodies, और कोई भी बॉडी अगर हॉट है तो इसका मीनिंग ये है कि उस बॉडी के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से हीट एनर्जी आती है। सो दैट्स हाउ वी स्टडी इन क्लास 11th। तो इंफ्रारेड वेव्स और रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज, और यू कैन से वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
vibrations of atoms and molecules. So they are emitted from hot bodies or vibrations of atoms or molecules. That's what you can write for infrared waves. Why are these referred to as heat waves? क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट करती हैं पैदा. So these are referred to as heat waves. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि infrared waves को heat waves भी बोलते हैं काफ़ी frequently. These are referred to as heat waves because they cause heating effect. Because they cause heating effect. तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होता है हीटिंग इफेक्ट? माइक्रोवेव्स में और इंफ्रारेड वेव्स में. ये तो हम जानते हैं कि माइक्रोवेव्स में होता है, माइक्रोवेव हम यूज करते हैं घर पे. सो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव के अलावा वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, तो आंसर इज इंफ्रारेड रेडिएशन. हाँ, आप लोग नोट कर रहे हो ना चीज़ें? Yes, sir. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? राइट देयर वन इम्पॉर्टेंट यूज. कोई यूज है क्या इंफ्रारेड वेव्स का? हाँ सर. हमने लिखा था ना कि ये फिजियोथेरेपी में यूज होती हैं, यूज ऑफ Yes, sir. इंफ्रारेड रेडिएशन. तो एक तो हमने लिखा था इसके बारे में कि ये यूज होती हैं थेरेपी में, और इसके अलावा इंफ्रारेड लैम्प्स आते हैं. सो यू कैन राइट फ्यू यूजेस सो दैट आपको जो भी याद रहेगा लिख के आ सकते हो. इंफ्रारेड लैम्प्स में यूज होती हैं ये. फिर इंफ्रारेड थेरेपी आजकल काफ़ी हो गई है प्रोमिनेंट, इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी. और क्योंकि फिजियोथेरेपी में हीटिंग इफेक्ट होता है तो मसल्स का जो होता है पेन वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है. और इसके अलावा आप लोगों ने वो सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर. हाँ यस सर. तो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, जब आप लगाते हो उसको, जब उसको क्लैम्प करते हो अपने फिंगर के ऊपर, तो वो कैसे नाप लेता है आपके ब्लड स्ट्रीम का ऑक्सीजन कंटेंट, क्योंकि वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है. तो इंफ्रारेड रेडिएशन जाती है और फिर वो चेक करते हैं कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में कितना ऑक्सीजन अभी प्रेजेंट है. सो पल्स ऑक्सीमीटर टू मेजर, उसको बोलते हैं SpO2 लेवल. Yes, टू sir. मेजर टू मेजर SpO2 दैट इज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम. और कितना होता है सेफ, पता होगा आप लोगों का. यस, मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 94 देन यू आर गुड. इफ इट इज लेस देन 94 देन सिचुएशन यू नो लाइक दैट. और क्या यूज है इसका? एक वो होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट. हाँ यस सर. यू कैन राइट इट मेंटेन्स अर्थ्स वार्मथ, maintains Earth's warmth through greenhouse effect. तो उन्होंने तो एक ही यूज पूछा था, बट यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज. इंफ्रारेड लैम्प्स, फिजियोथेरेपी, और ये ऑक्सीमीटर वाला, एंड देन ग्रीन हाउस इफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज 16 नहीं करना क्योंकि दिस इज ऑन ट्रांजिस्टर, सो दिस इज नॉट इन सिलेबस. ये भी सिलेबस में नहीं है, सो विल स्किप दिस वन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. सो क्वेश्चन नंबर 18 किस चैप्टर से लग रहा है? EMI. ये EMI का क्वेश्चन है. एग्जैक्टली. कैसे पता लग रहा है कि EMI का ये Sir, induced. इंड्यूस्ड? बिल्कुल. अ करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1. तो कॉइल C1 में अगर कोई बैटरी नहीं लगी हुई तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ है ड्यू टू द मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल C2. इसमें कॉइल में करंट Yes, है, sir. चाहे कि की क्लोज होगी. तो बेसिकली इस वाली कॉइल के मोशन की वजह से कॉइल 1 में करंट इंड्यूस हो रहा है. राइट एनी टू वेज बाय व्हिच अ लार्ज डिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर G. इस गैल्वेनोमीटर में हमें लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं प्रोड्यूस? इसको बहुत तेज तेज करो आगे पीछे. हाँ यस सर. वो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI? Induced is equals to minus dl by dt. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इंड्यूस EMF वो dt से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो टाइम कम लगाओगे तो ज़्यादा इंड्यूस EMF आएगा, Yes, sir. है ना. तो बेसिकली अगर आप इस कॉइल 2 को बहुत रैपिडली बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करवाओगे इस कॉइल 1 के सामने, इसके एक्सिस के अलावा, तो ज़्यादा होगा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा इंड्यूस करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और उसकी वजह से लार्ज डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखेगा। और क्या तरीका है? बोला 2 वेज बताने हैं। वोल्टेज बढ़ा इसके अंदर की वोल्टेज अगर बढ़ाओगे, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से। बेसिकली कॉइल 1 के अंदर अगर हमें करंट बढ़ाना है, क्योंकि करंट बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगी लार्ज डिफ्लेक्शन। अगर करंट बढ़ाना है इसके अंदर तो आपको जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा चेंज कैसे होगा? अगर आप इसकी वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसके अंदर का करंट बढ़ जाएगा, इसके अंदर का करंट बढ़ेगा तो फर्क पड़ेगा। अगर इसमें करंट बढ़ेगा और इसको आप आगे पीछे कर रहे हो, क्योंकि आगे पीछे करने से ही हो रहा है जो हो रहा है फिलहाल रैपिडली मूव करने से। एक काम आप कर सकते हो कि बेसिकली यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक अप हो रही होंगी इस तरीके से, उनको अगर आप चाहते हो कि बढ़ाना, उनको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन इंसर्ट एन आयरन रॉड अलोंग द एक्सिस। एक लोहे की रॉड आप कर सकते हो इंसर्ट अलोंग द एक्सिस, क्योंकि आयरन इज फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक चीज़ें क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एनहांस करती हैं इस वजह से। यस सर। सो ये 2 तरीके हम लिख के आ सकते हैं। सो ए पार्ट के अंदर वी कैन राइट large deflection in galvanometer, large deflection in galvanometer's needle can be obtained by, पहला क्या है? फिर टू इन फ्लो मोशन। रैपिडली करना पड़ेगा, हाँ, रैपिड। इसको मूव करना है। कॉइल C1, कॉइल को जिसमें करंट है। कॉइल C1 को या कॉइल C2 को? आई थिंक कॉइल C2 है क्या? कॉइल C2 को, ठीक है। सो रैपिडली मूव द कॉइल C2 बैक एंड फोर्थ। अब ये जो है जो हम रैपिडली मूव कर रहे हैं कॉइल C2 को बैक एंड फोर्थ, हम ये बोल सकते हैं कि हम रिलेटिव मोशन बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दैट इज बाय इंक्रीजिंग द रिलेटिव मोशन, that is by increasing the relative motion between the coils. और second point क्या है? By inserting an iron rod, by inserting an iron rod along the axis of the coils. Iron is ferromagnetic in nature, yes, and hence it enhances the strength of magnetic field. उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ी आने लगेगी। These are the 2 things that you can do to achieve a large deflection in galvanometer's needle. Okay. तो हमें पता कैसे लगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमें पता कैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है? हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट इट? इंड्यूस हो रहा है ना करंट। गैल्वेनोमीटर की नीडल देख के, है ना? अच्छा, यस। हाँ, तो यहाँ पे बोला, तो बी पार्ट में बोल रहा है सजेस्ट एन अल्टरनेटिव डिवाइस। कोई और डिवाइस बताओ टू डेमोन्स्ट्रेट द इंड्यूस्ड करंट इन प्लेस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर ना होता हमारे पास तो यहाँ पे और क्या लगा सकते हैं जो कि बता देगा कि भाई, हाँ, बेसिकली क्या है ना कि एमीटर जो है छोटे मोटे करंट्स को पकड़ नहीं पाता। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है तो वो कर लेता है डिटेक्ट। तो आप एमीटर लगा सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। और कोई डिवाइस ऐसा जो कि यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत ही हल्के से करंट से जल जाएगा? एलईडी, हाँ, यस सर। है ना, क्योंकि एलईडी बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, तो आप एलईडी लगा सकते हो यहाँ पर। तो जैसे ही इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा तो तुरंत एलईडी ग्लो करेगा, तो यू विल गेट टू नो कि हाँ यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ गया है सर्किट के अंदर। सो यू कैन यूज इट। हाँ जी, इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट आता है वो हमेशा कम ही होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एमीटर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रिफर्ड आंसर है वो यही रहेगा यहाँ पर। बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट कम कहाँ आता है? तो घरों में जो इतना सारा वोल्टेज आ रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर हम देखें तो वी कैन नॉट रियली कमेंट कि ये सोर्स कितना स्ट्रांग है। इस वजह से आपको एक ऐसा डिवाइस लाना चाहिए जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो, जो कि छोटे से करंट को भी कर ले डिटेक्ट। तो एमीटर शायद ना कर पाए, दैट्स व्हाई। ओके सर। सो ये हो गया एलईडी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है डिफाइन द टर्म्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
drift velocity क्या होता है? It is the speed. average velocity. Average velocity. It is the average velocity किसकी? Of all the free electrons. Yes, sir. It is the average velocity of all the free electrons moving towards the positive end of the conductor. Moving towards the positive end of a conductor. Across which a potential difference has been applied. Basically, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, let us say length L है इसका, this is end A, this is end B, and we have connected a potential difference, that is a battery across it, like this. So in this situation, what is the direction of electric field? Electric field is A to B, right? Yes, sir. Electric field की direction में electric potential decrease करता है. So this is the direction of electric field. And what is the direction of drift velocity? B to A. So this is VD vector. And mathematically, what is the formula? Minus EE tau by n. Minus EE tau by m, correct. Minus EE tau by m. What is m? Mass. M is the mass of electron. And what is small e? Charge of electron. Charge of Charge of electron. electron. What is tau? Relaxation time. Relaxation time. And capital E तो दिख ही रहा है, that is the applied electric field. कोई लॉबी में है क्या? एक सेकेंड. एक से मैंने एंटर कर दिया. अच्छा ठीक है. So this is drift velocity. अच्छा, drift velocity का कितना होता है वैल्यू approximately? 10 की पावर -3 to 10 to 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड. हाँ. So this is the typical value of drift velocity. तो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है. बहुत छोटा है. ठीक है. सेकेंड पार्ट में था रिलैक्सेशन टाइम. तो आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है वैल्यू. रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करते हैं, सो क्या होता है? इट इज़ द एवरेज टाइम. ये भी एवरेज टाइम ही है. सो इट इज़ द एवरेज टाइम elapsed between two consecutive collision of electron inside the conductor. Yes, sir. It is the average time elapsed between consecutive collision of electrons inside the conductor across whose ends a potential difference has been applied. इसमें ये जरूर लिख के आना है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, उसके बाद ही सब एक्टिविटी होती है. अदरवाइज ये टर्म्स डिफाइन नहीं किए जाते हैं. अक्रॉस whose ends a potential difference has been applied. इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. तो इसका वैल्यू कितना होता है लगभग? 10 की पावर -14 सेकेंड्स. यस सर. ये टाइम है 10 की पावर -14 सेकेंड्स के ऑर्डर का होता है लगभग. This is about relaxation time. Okay. So the second part of this question is, a conductor of length L is connected to a DC source of EMF. If this conductor is replaced by another conductor of the same material and same area of cross section but of length 3L, how will the drift velocity change? तो क्या चीज चेंज करिए यहाँ पर? लेंथ एरिया भी चेंज हो जाएगा. एरिया भी सेम नहीं, यहाँ बता रखा है कि एरिया सेम ही है. एरिया सेम ही है, उसको रिप्लेस किया है, उस कंडक्टर को खींच के लंबा नहीं किया. रिप्लेस किया है. हाँ ठीक है. सो हमारा यहाँ पे जो लेंथ L है वो लेंथ बदल गया, लेंथ L से लेंथ 3L हो गया. तो बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा. और मटेरियल सेम रखा है. अगर मटेरियल सेम है तो क्या चीज़ सेम है? रेजिस्टिविटी सेम है. करेक्ट. सो बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा. So this is the situation initially, length L, and this is the source of voltage. This is initially.
और बाद में हमने क्या कर दिया, इसको लंबा कर दिया। अभी भी एरिया सेम ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया, बट ये है और ये सोर्स भी सेम लगा रखा है। हमें क्या चीज़ चेक करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो कैसे करेंगे इसको? सर पहले इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे क्या थी? वीडी का फॉर्मूला लिखते हैं ई टाउ बाय एम। हाँ, v इज इक्वल्स टू ed होता है ना, el। हाँ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेंथ। यस सर, तो और e यहाँ को पर रिप्लेस कर देंगे v by l। करेक्ट, यहाँ पे जाएगा v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 3l। यस। सो बेसिकली यहाँ पर जो vd है बन जाएगा e टाउ अपॉन एम एल इंटू वी, आ जाएगा vd डैश इज इक्वल टू e टाउ v अपॉन m इंटू 3l। सो ये जो दिस इज vd अपॉन 3, राइट? यस। सो हम देख पा रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पुरानी वाले की 1/3 हो जा रही है। वी कैन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? Decreases by 3 times, डिक्रीजेस 1/3 times। 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंडक्टर को रिप्लेस किया है उन्होंने, सेम कंडक्टर को खींच के लंबा नहीं किया है। सो एरिया हमारा अनचेंज्ड है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तो नहीं करेंगे क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द स्फेरिकल शेल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट इन सिलेबस नाउ। 21 करते हैं। An electron and a photon each have a wavelength 1 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है, ऑफ कोर्स होता है। क्या कहा था डी ब्रोगली ने कि एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ साथ जो वेव बनेगी उसका वेवलेंथ हमें दे रखा है यहाँ पर लैम्डा 1 नैनोमीटर। फोटोन जब मूव करेगा तो एक वेव बनेगी, उसका वेवलेंथ दे रखा है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है वेवलेंथ? हाँ होता है। फोटोन का? हाँ होता है। यस। क्या निकालना है? फाइंड देयर मोमेंटम। मोमेंटा मतलब मोमेंटम ही निकालना है, लीनियर मोमेंटम। क्या दे रखा है, क्या मांगा है? वेवलेंथ दे रखा है और मोमेंटम मांगा है। तो कैसे करेंगे इसको? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा? h/mv। h/mv यानी कि h/p। तो p इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? H/lambda. लैम्डा। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा देखते हैं हमको, तो कर लेते हैं इसको फटाफट से। सो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? डी से। अच्छा, आप लोगों की आवाज़ मेरे को ना काफ़ी कम आ रही है और फटी फटी सी आ रही है, आवाज़ बहुत क्रैक कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या बाकी लोगों को कैसा लग रहा है? मतलब आवाज़ काफ़ी कम सी आ रही है और क्रैक भी कर रही है। सो कुछ मॉडिफिकेशन किया है क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। ओके, पता नहीं, मेरे एंड पे शायद कुछ होगा। सो लैम्डा इज 1 नैनोमीटर। सो लैम्डा इज 10 to the power -9 meters for electron as well as photon. So now let us do the first part. हमें निकालना है मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू h/लैम्डा। h कितना होता है? 6.626 into 10 की power -34। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड। -34. और लैम्डा है 10 to the power -9 meters। ओके, अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन मोमेंटम फंडामेंटली? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? यस। हाँ, इसको तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। kg second. ठीक है, तो इसको जब आप काटोगे कूटोगे तो अल्टीमेटली प्लीज राइट केजी मीटर पर सेकेंड ओनली। तो कितना आ जाएगा पी का वैल्यू? 6.626 into 10 की -25 meter kg meter per second. kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द
ये किसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का फोटोन का? दोनों दोनों का सेम ही आएगा. सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन. सो और यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, यूजिंग डी ब्रोगलीज, using de Broglie's hypothesis you can write, using de Broglie's hypothesis. All right, so this is done. Now let's look at the second part. The energy of photon. What is the formula of energy of photon? H nu. H nu. H nu. ठीक है. Energy of photon निकालना है. So let's call it E is equal to H nu. हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो what can we do? H c by lambda. Yes. H c by lambda. H पता है आपको 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. C कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एंड लैम्डा पता है हमको 10 to the power minus 9 मीटर्स. कुछ कट रहा है मीटर से मीटर, सेकेंड से पर सेकेंड, और 10 की पावर minus 9 कट जाएगा. सो E इज इक्वल टू 6.626 into 3 कर लेते हैं. 6.626 into 3 and then 10 to the power this is minus 34 10 to the power 17. So E is equal to 19.872. 19.878. ठीक है, बढ़िया. और 10 की पावर minus 17. 19. Yes. ठीक है, हो जाएगा 1.9878. साइंटिफिक नोटेशन में कितना आ जाएगा, 1.9878 इंटू 10 की पावर -16 क्या, जूल्स. सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देते हैं इसको. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं, सही बात है. तो अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हमने किया होगा, सो क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इज इक्वल एच सी अपॉन ई लैम्डा. Yes, sir. क्योंकि अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वी हैव टू डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हमें याद है एच सी अपॉन ई का वैल्यू? एच सी अपॉन ई का वैल्यू बताया था ना, 1240 10 to the power minus 9. Yes, sir. यही ले लो. सो E इज इक्वल टू 1240 10 की पावर minus 9 अपॉन 10 की पावर minus 9. ये क्या हो गया, सही नहीं से आ रहा है, EV. ठीक है ना, 1240 EV आ रहा है. Yes, sir. हाँ, करेक्ट है ये. तो सही, इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली कि जूल में और ईवी में दोनों निकाल के आ जाओगे तो सही रहेगा. काफ़ी आसानी है. ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग याद रखो, 1240 into 10 की पावर minus 9 होता है इसका वैल्यू. किसका, एच सी अपॉन ई का. हाँ जी, ये हो गया. उसके बाद बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. निकल जाएगी सर. हाँ ऑफ कोर्स. सो P काइनेटिक दे रखा है ना हमें, M पता है तो V निकाल लेंगे. ये पता है पी स्क्वायर अपॉन 2 हम जानते हैं आप लोग. हाँ ऐसे भी निकाल लेंगे. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो ये क्यों यूज करें, क्योंकि मोमेंटम निकाल चुके हैं ऊपर. सो मोमेंटम कितना आया था इलेक्ट्रॉन? 6.626 -25. सो 6.626. ये काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव रहेगा एक्चुअली. इसका स्क्वायर करोगे फिर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 की पावर माइनस. तो ये करने पे आपको आंसर आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा ये आंसर. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू हियर. इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप लोग एक बार घर पे कैलकुलेशन कर लेंगे. So this is the formula, please keep it in mind. Kinetic energy is equal to P square upon 2m. So this is what we can do here. All right, हम बढ़ते हैं आगे. So this is not in our syllabus. 22 बहुत सारे questions जो है कट रहे हैं इस पेपर में से. 23rd कर, describe Young's double slit experiment. ये क्या बताता है, YDSC का यूज़ क्या है? Interference of light. Yes sir. Interference of light को डेमोन्स्ट्रेट करता है ये. तो डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. तो बेसिकली ये जब बोला है ना डिस्क्राइब, बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है.
YDSE पे तो डिस्क्राइब करने के लिए तो आप 2 पेजेस भर सकते हो पूरे। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिवाइज द एंटायर थिंग। तो कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब कुछ तो एक तरीके से रिवाइज ही हो जाएगा। सो YDSE का बनाते हैं इसका सेटअप। लेट अस फर्स्ट राइट एन ओपनिंग रिमार्क अबाउट व्हाट YDSE इज ऑल अबाउट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें कितनी स्लिट्स होती हैं? 2 2 स्लिट होती हैं, ये इसके टाइटल में ही आ रहा है। एंड वो स्लिट्स किस तरीके से एक्ट करती हैं? लाइक कोहेरेंट सोर्सेज, राइट? Yes, Act sir. as coherent sources. So you can write कि it is an experimental demonstration of कौन सा phenomena? Interference. Interference phenomena. It is an experimental demonstration of interference phenomena in light waves. It is an experimental demonstration of interference phenomena in light waves. अगर आप इसका ड्रॉ करते हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसके अंदर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्लिट प्लेन, एंड उसके सामने क्या है? Screen. Green. एंड यहाँ पे क्या रखा होता है? Monochromatic light source. मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। एंड ये कितना होता है डिस्टेंस? Capital D. कैपिटल डी। एंड ये वाला स्मॉल डी। Small d. स्मॉल डी, इसे क्या बोलते हैं? ए बी नहीं, S1 S2। S1 S2. S1 S2। और इसको ऐसे करके कर देते हैं सामने जॉइन, इसे क्या बोलते हैं? सी। इसे बोलते हैं ओ। यहाँ पे मार्क कर लो P, P. और इसे बोल दो स्मॉल लेटर Y। Y. अब S को, S1 को कर दो आप P से जॉइन, S2 को भी कर दो P से जॉइन, और O को कर दो डॉटेड फैशन में P से जॉइन। और यहाँ पर हल्की सी लाइन खींच के यहाँ बोल दो थीटा एंगल। Theta. थोड़ा सा टाइट कर दूँगा। सो दिस इज S2, दिस इज थीटा, एंड यहाँ से आप एक S1 से एक परपेंडिकुलर डाल दो। N. सो दिस इज N, करेक्ट। और इसको बोल देना X, और इसको बोल देना X प्लस डेल्टा X plus X। delta X. यहाँ पर S1 से P तक की दूरी X है, और S2 से P तक की दूरी X X प्लस plus delta X. डेल्टा X है। तो जो पाथ डिफरेंस है Delta X. Delta X. हो जाएगा S2P बड़ा है कि S1P बड़ा है? S2P. S2P। तो अगर आप करोगे सब्ट्रैक्ट विल गेट डेल्टा X। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की, डेल्टा फाई से हम बोलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? डेल्टा फाई इज K इक्वल टू phi. नहीं, K फाई या K डेल्टा X? K delta X. हाँ. K डेल्टा X। यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो भी आपने मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज किया उसका लाइट का वेवलेंथ है ये। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो S2N है, ये S2N ही आपका पाथ Delta डिफरेंस X है, है. ये डेल्टा X है। सो यहाँ पे थीटा ये रहा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, फिर आप बाहर निकालोगे, दिस इज S1, दिस इज S2, this is how it is, this is N, this is delta X, and this is small letter d, and this is theta. So in triangle S1N S2, what is sine theta? Sine theta Perpendicular is upon D. Upon perpendicular hypotenuse. upon Delta hypotenuse. X upon D. So Yes. delta X upon small d, so cross multiplying, delta X is equal to small d D sin theta. sine theta, and because as theta is small, so we can also write sine theta is approximately Theta. tan theta, Tan theta. tan theta। अब ये जो आपके पास ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये ट्रायंगल ना COP, so in triangle COP, what is tan theta in triangle COP? CP upon CO Yes, sir. in triangle COP। ये Yes. जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इसमें tan, यहाँ पे भी थीटा मार्क करना है एक्चुअली, थीटा। अब देखिएगा, so tan theta is CP upon CO,
CP is how much? Y Y and upon CO is capital D. capital D. So इसको हम कर देते हैं यहाँ पर plug. So delta x था small d sin theta. So small d tan theta, and tan theta is small y upon capital D. So delta x is equal to small d small y upon capital D. So इस तरीके से हमने इसके डायग्राम से पाथ डिफरेंस के जनरल एक्सप्रेशंस डेवलप कर लिए हैं. सो ये है एक्सप्रेशंस फॉर पाथ डिफरेंस. इतना तो करके दिखाना चाहिए. एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस. नाउ so this is what we can do out of this diagram. इसके बाद आप एक और काम कर सकते हो कि पूरा फुल फ्लेजेड जो इसका डेरिवेशन है वो करके दिखा सकते हो. यहाँ पर बोला डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न एंड देन फ्रिंज विड्थ तक पहुँचना है. सो काम करते हैं, कर लेते हैं डिटेल वाला. सो S1 जो है यहाँ से आप बोल दो y1 इसका डिस्प्लेसमेंट है और S2 को बोल दो y2 इसका डिस्प्लेसमेंट है. तो S1 से जो वेव जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने y1 से डिनोट किया है और S2 से जो वेव जा रही है उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने y2 से डिनोट किया है. सो लेट अस डू दी मैथमेटिकल एनालिसिस. मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पर जो हमारा सोर्स S1 है वो देगा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx और सोर्स S2 क्या देगा y2 इज इक्वल टू A2 sin omega t माइनस k K इंटू x plus delta x. इसको अगर हम करते हैं एक्सपैंड विल गेट a2 साइन ओमेगा t minus kx minus k delta x. This k delta x is delta phi, so y2 will become a2 sin omega t minus kx minus delta phi. So this is what we get. हम देख पा रहे हैं कि दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस है क्योंकि दोनों के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स रिपीट कर रहा है. सो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम using superposition principle. So लिखेंगे at point P पे दोनों वेव सुपरपोज करेंगे तो विल गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. सो y रिजल्टेंट विल बी y1 plus y2. So we will write y resultant will be equal to a1 sin omega t minus kx plus a2 sin omega t minus kx माइनस डेल्टा फाई. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन a माइनस बी. व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस बी? Sin A cos B minus cos B sin B. बिल्कुल, साइन a cos b माइनस cos a sin b. Yes. So we use this formula to expand this term. So omega t minus kx will be the capital A here. This is capital B. Delta phi is capital B. So now let us expand it. So y resultant will be equal to a1 sin omega t minus kx plus a2 square bracket open sin omega t minus kx cos delta phi minus cos omega t minus kx क्या आएगा? sin delta phi. तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये आ जाएगा कॉमन. तो y रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, इसका जो कोएफिशिएंट है वो आप क्लब कर लो. तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा फाई विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टर्म एंड देन वी आर लेफ्ट विद माइनस a2 कॉस माइनस a2 साइन डेल्टा फाई. आप लोग फॉलो कर पा रहे हो ना कि क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes sir. Cos omega t minus kx. Cos omega t minus kx. So this is what we get. अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, विल पुट ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर a1 प्लस a2 cos डेल्टा फाई वाला, इसको हम मान लेंगे क्या, cos थीटा. एंड जो a2 साइन डेल्टा फाई है इसको हम मान लेंगे साइन थीटा. इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. और ये जो आपने अज्यूम किया है इसको, अच्छा सॉरी, कैपिटल ए मान लेना, कैपिटल ए कॉस थीटा, कैपिटल ए साइन थीटा. इसको आप ऊपर कर देते हैं पुट. तो y रिजल्टेंट क्या बन जाएगा,
ए साइन वाला टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ एंड देन cos थीटा माइनस ए cos टर्म फर्स्ट एंड देन sin थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? A. हाँ ए कॉमन आ रहा है एंड देन वी आर गोइंग टू गेट साइन cos साइन, उसको कर लेंगे क्लब, सो इट विल बी साइन ऑफ ए, Sin A minus B. हाँ Sin omega ओमेगा t माइनस kx के एक्स minus माइनस माइनस थीटा, के एक्स। ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट दैट वी गेट ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट पी। अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग 1 and 2 both sides and adding, पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स। अगर आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस A2 a2 square स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा फाई प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, ये भी लगाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर इसमें ऐड कर देना नीचे वाले को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली यहाँ पर आप इन दोनों टर्म्स को कर दोगे आपस में क्लब, तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, A2 square A2 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और राइट हैंड साइड में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर A square व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 1, सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब हमें लेके आना है इसको इंटेंसिटी में, तो इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है ये इंटेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई रेज, वो होगी कैपिटल ए के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, जो इंटेंसिटी 1 होगी वो होगी a1 स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी 2 a2 स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो आई रिजल्टेंट होगा दैट इज के ए स्क्वायर I1 के a1 स्क्वायर एंड I2 के a2 स्क्वायर, इनको ऊपर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, आई रिजल्टेंट अपॉन के I is by K इज इक्वल टू a1 स्क्वायर की जगह पे I1 अपॉन के I1 by K प्लस I2 अपॉन के I2 by K प्लस 2 अंडर रूट I1 upon K I2 upon K I2 अपॉन के कॉस, delta phi कुछ कॉमन आगे कटेगा के K के रूट के के, तो आ जाएगा आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखा है कभी, yes sir Yes sir, I1 I2 1 I1 I2 cos theta phi cos delta phi. So this is the expression for resultant intensity. So the expression for resultant intensity on the screen. इसके बाद आप बता सकते हो अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिक कंडीशन होती है cos डेल्टा फाई इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू -1 minus अगर cos डेल्टा फाई 1 है तो डेल्टा फाई क्या आएगा, 0 2 0 पाई to 4 2 pi पाई 4 pi 6 6 pi पाई even etc. pi हाँ, यानी कि डेल्टा फाई जो आएगा वो आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला 2n pi 2n पाई, यहाँ पर n क्या होगा 0 1 2 and so on, 0 1 2 यानी कि होल नंबर। सो डेल्टा फाई इज 2n पाई, cos delta phi is equal to 1 for constructive interference and cos delta phi equal to -1 for
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यूज क्या आएंगी? सर ऑड वाली पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। करेक्ट। तो क्या बन के आएगा ये? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ 2n 2 minus 1 5 पाई। सर 2n minus 1 हम यहाँ लेते हैं, 2n plus 1 कहाँ लेते हैं? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। हाँ डिफ्रैक्शन, ठीक है सर। ये चीजें ऐसी हैं कि इनको कुछ टाइम तक मत पढ़ो, ये सब छोड़ के चले जाती हैं तुमको, ऐसी हैं चीजें। सो इनको रिवाइज करना जरूरी है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा फाई इन जनरल? 2 पाई अपॉन 2 लैम्डा पाई बाय लैम्डा। डेल्टा एक्स। सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? n लैम्डा। एन लैम्डा। यहाँ पे लिखते हैं 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना आएगा? 2n minus 1 लैम्डा बाय 2। हाँ, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ पे लिखना n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एक्स स्मॉल d स्मॉल y अपॉन कैपिटल D, राइट? Yes, sir. तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल d स्मॉल y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से y कितना आएगा? n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लेट्स कॉल इट yn। सो ये yn क्या चीज है? ये है फर्स्ट ब्राइट बैंड का, दिस इज द मतलब बेसिकली पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड बैंड्स। nth पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। हाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज, हाँ सॉरी बैंड कह रहा। और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई d इज इक्वल टू क्या? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो yn कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। So this is the position of nth dark fringe. डार्क फ्रिंज। Yeah. यहाँ पर again n is equal to 0 1 2 and so on. यहाँ पर n is equal to 1 2 3 and so on. और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो पाथ डिफरेंस है that is an integer multiple of wavelength. Path difference is an इंटीग्रल लिख लो या इंटीजर लिख लो, बात एक ही है। पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? वेवलेंथ। एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखेंगे? पाथ पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। हाँ बिल्कुल, पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। फाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन था YDSE वाला, इससे ज़्यादा और क्या और कुछ है नहीं लिखने के लिए ऑनेस्टली। फ्रिंज विड्थ। हाँ, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन राइट। अब हम आते हैं फ्रिंज विड्थ पे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्रिंज विड्थ? लैम्डा। बीटा। Beta. Symbol. अच्छा सिंबल। And how do we define it? It is the distance between two consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes. yes, it is a distance between consecutive bright fringes or consecutive dark fringes. इसके बाद आई सजेस्ट कि आप लोग लिखो कि obtained in Young's double slit experiment interference pattern, just to make it clear. Okay sir. ये हो गया। नाउ बीटा हो जाएगा, बीटा को लिख सकते हैं कैन वी राइट कि इट इज द distance between the nth plus 1th bright fringe and nth bright fringe. Yes sir, minus yn. ठीक है, सो yn plus 1 minus yn, यहाँ पे हमने लिया है ब्राइट वाला। सो हम जानते हैं कि yn का फॉर्मूला क्या है? n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो yn plus 1 क्या आएगा?
n+1 डाल देंगे n की जगह पे। अब करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। सो बीटा विल बी n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कुछ कॉमन आ रहा है? lambda capital D by small और d. ब्रैकेट में क्या आएगा? n+1 minus n. So beta minus n, yes. So beta will be lambda capital D upon small d. What is capital D? Distance between Distance slit plane and screen. हाँ, distance between slit plane and screen. What is small d? Distance between the slits. between the slit. Distance between the slits. Fine. So this is our answer. चलते हैं आगे। और इसका और पार्ट भी है, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने 1000 बार कर लिया है। Yes, sir. कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसको करने में। तो हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करना है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करने हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? एक तो Snell's law और एक all three of them lie on the same plane. ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। मतलब ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ, कितना ज़्यादा रिपीटिशन है। सो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पर ये है आपके पास एक इंटरफेस और ये है आपके पास एक प्लेन वेवफ्रंट AB। और हम जानते हैं कि लाइट रेज हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर होती हैं। So these are the light rays. Let's call them 1 and 2. And this is the normal at point Normal. A. Yes. And this is, let us say this is medium number 1. And इसके लिए हो जाएगा medium number 2. Medium 1 को मान लेते हैं कि it is a rarer medium. And medium 2 is a denser medium. So when light rays travel from rare medium to denser medium, they bend towards or away? They bend towards. They bend towards the normal. This angle is I. This is 90 degrees because light rays are perpendicular to the wavefront. And medium 1 का refractive index is mu1. Medium 2 का refractive index is mu2. What is the formula of refractive index? Mu क्या होता है? C upon V. On V. तो mu1 हो जाएगा C upon V1 और mu2 हो जाएगा C upon V2। मान लेते हैं कि जो B वाला डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे आके हिट करता है टाइम t में। तो ये जो जर्नी है ये टाइम t की है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट t इज इक्वल टू टाइम इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ B रीच इंटरफेस एट पॉइंट C। जितने टाइम में B वाली डिस्टर्बेंस C पॉइंट पे हिट करेगी उतने टाइम में A वाली डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट कर जाएगी। लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल comma the disturbance at A travels in denser medium during this time. So हम जानते हैं कि distance is equal to speed into time, right? Distance is equal to speed into time. So क्या लिखेंगे? BC is equal to V1 into T। Yes, sir. और यहाँ पर ये जो होगा AD is equal to V2 into T। ये जो AD है ये आप यहाँ पर एक आर्क बनाओगे इस तरीके से और यहाँ पर आप एक tangent खींच दोगे from point C. So this is D and this is our refracted ray. Let's call it 1 dash and this will be the same situation on
the other side also. So this is the normal and this is the 2 dash. So 1, 2 are incident rays and 1 dash, 2 dash are refracted rays. This angle is R. This angle is 90 minus R. So this angle will also be R. Yes, sir. Similarly, ये angle कितना होगा? ये वाला angle ये होगा 90 minus I. 90 minus I. और ये कितना होगा? I. I. ठीक है. अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ABC. So in triangle ABC, what is sin I? BC upon AC. BC upon AC. In triangle ADC, what is sin R? AD upon AC. AD upon AC. Perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse. ठीक है. So let's take it equation number 1 and equation number 2. And let us divide both of them. So if you divide, so dividing 1 by 2. BC by AD आ जाएगा. हाँ. So basically sin I upon sin R is equal to BC upon AC upon AD upon AC, which is BC upon AD. BC is कितना? V1T. AD is V2T. V2T. क्या क्या? V1 upon V2. Now what is V1? V1 is ये C mu upon 2. mu1. हाँ, C upon mu1. C upon mu1 and V2 is C upon mu2. C upon mu2. So this is nothing but mu2 mu2 upon by mu1. mu1. If we cross multiply, we'll get mu1 sin I is equal to mu2 sin R. sin R, and this is Hence proved. this is Snell's law of refraction. Yes, sir. So this is Snell's law of refraction, and then you can write moreover the refracted ray, the incident rays and normal all lie in the same plane. Same plane. वो cliched statement आप लिख दो. So moreover the incident rays, refracted rays and normal all lie in the same plane. So this is about verification of laws of refraction using Huygens principle. Huygens principle. आगे बढ़ते हैं. So the next question is based on polarization. It's not on a slate. So this is gone. 25 ये किस चैप्टर से? Atoms. Atoms. The energy levels of a hypothetical atom are shown below. तो ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर 0, Yes, sir. -2, -4.5, -10, EV, 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 A, B, C, D. ये ट्रांजिशंस हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, A, B, C, D. Yes. तो ये जब ट्रांजिशंस हो रही हैं तो इसमें क्या होगा? जब ये ऊपर से नीचे कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी बाहर निकलती है ना, और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो फोटॉन्स बाहर निकलते हैं. तो ये क्या पूछ रहा है? Which of these shown transitions will result in the emission of a photon of wavelength 275 nanometers? तो इनमें से कौन सी ट्रांजिशन है जिसमें 275 नैनोमीटर का फोटोन बाहर निकलेगा? So कैसे करेंगे इसको अप्रोच? यहाँ पर डेल्टा ई ए कितना है? डेल्टा ई ए हाई माइनस लो, तो 2 EV. डेल्टा ई बी कितना है? डेल्टा ई बी हाई माइनस लो, यानी कि 4.5 EV. पहले आप सबके एनर्जी डिफरेंस निकाल लो. डेल्टा ई सी कितना आएगा? 2.5 EV. हाँ 2.5 EV. डेल्टा ई डी 8 EV. ठीक है, ये आ गया. अब क्या पूछ रहा है कि कौन सी वाली ट्रांजिशन में जो लैम्डा होगा, लैम्डा होगा 275 नैनोमीटर.
275 नैनोमीटर हाँ, का E फोटॉन is कहाँ equals पे to निकलेगा? H nu. हाँ, E is equal to H nu. H nu. Hc by lambda लगा देंगे. करेक्ट करेक्ट. सो बेसिकली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. Yes sir. अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है ये, डेल्टा ई इज इक्वल टू Hc एच by सी बाय लैम्डा. lambda. अगर हम हाँ. इसके अंदर चाहते हैं कि आंसर आए ईवी में तो क्या करेंगे, ई से डिवाइड. E से डिवाइड कर देंगे. हाँ. सो एच सी अपॉन C ई लैम्डा upon E lambda. इन अब ईवी. ये 1240 by 275 हाँ, एच सी अपॉन ई होता है 1240 इंटू 10 की इंटू पावर 10 की -9. पावर -9. हाँ. डाल देते हैं इसको 1240 इंटू 10 की पावर -9. लैम्डा कितना है 275 हाँ नैनोमीटर है ना. नैनोमीटर, 10 की पावर -9. कर तो लिया. डेल्टा ई निकाल लो जरा, इससे कितना आ रहा है लगभग 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 लगभग. 4.5. हाँ हाँ सही हाँ estimate, सही एस्टिमेट है. हाँ. वो 25 से 10 होगा ना तो 4.5 के करीब. हाँ हाँ सही जी, है. तो आएगा 4.5 क्या, जूल या ईवी? ईवी. ईवी. तो हमें देखना है कि ये डेटा किससे मैच खा रहा है. तो किससे मैच खा रहा है ये डेल्टा ईबी. ईबी. हाँ ईबी सेकंड. Yes, sir. यानी कि ट्रांजिशन बी आंसर है. तो ट्रांजिशन बी वो ट्रांजिशन है जिसमें 275 नैनोमीटर का फोटॉन बाहर निकलेगा. देखेंगे विच करस्पॉन्ड्स टू क्या, ट्रांजिशन ट्रांजिशन बी. बी, विच करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन बी. लिख लिया. यस सर. Yes, sir. ओके. इसके बाद क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज ट्रांजिशंस, कौन सी ट्रांजिशन है विच करस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ. सबकी निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, फॉर्मूला. तो हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा मैक्स. अगर लैम्डा मैक्स चाहिए तो डेल्टा ई होता है एच सी अपॉन लैम्डा, राइट. यस सर. लैम्डा मैक्स होगा तो डेल्टा ई मिन होगा ना. हाँ सर. अच्छा. हाँ. और दो बस सिमिलरली देखेंगे. सेकेंड पार्ट में लैम्डा मिन है तो डेल्टा ई तो मैक्स ई होगा. मैक्स होगा. और हमारे पास 4 ही वैल्यूज हैं यस सर. तो काम हो जाएगा हमारा. डेल्टा ई ए कितना था, डेल्टा ई ए 2 ईवी. यस सर. डेल्टा डेल्टा ई ई बी था 4.5 4.5. ईवी. और डेल्टा ई सी 2.5 ईवी. 2.5. डेल्टा ई डी वॉज 8 ईवी. 8. तो इसमें से कौन सा आ रहा है डेल्टा ई मिनिमम? मिनिमम सर 2 ईवी. 2 ईवी. लिखेंगे कि यानी कि कौन सी ट्रांजिशन, ए. हमें ट्रांजिशन रिपोर्ट करनी है, ट्रांजिशन ए. एंड ये कौन सा है 8 ईवी. 8 ईवी. ट्रांजिशन डी. ट्रांजिशन डी. चलते हैं आगे. ये तो सिलेबस में नहीं है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, सो विल नॉट डू दिस. 27th, इसका जरा सर्किट ड्रॉ कर लो आप लोग अपनी नोटबुक में और वैल्यूज मार्क कर लेना. R1 है 4 ओम, R2 और R3 15 R4 30 और सेल का EMF 10 वोल्ट. क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टर. करंट इन ईच रेजिस्टर. इन्होंने मार्क करके दिया है R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3, R4 में I4. तो आपको I1 I2 I3 R4 निकालना है. बस सर्किट ड्रॉ कर दो. और इसके अंदर ये जो R2 R3 और R4 है ये किस में है, ये है पैरेलल में R2 R3 R4. भाई इस वाले पार्ट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, हाँ, yes, sir. ये तो फालतू में बना रखा है यस इन्होंने. सर. तो यानी कि अगर हमने R4 का जो ये वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे जोड़ा हुआ था तो भी बात सेम पड़ती.
तो यानी कि इसको इससे मिला दो तो आप देख पाओगे कि R2 R3 R4 किसमें है? पैरेलल में। हाँ सर, करंट R2 R3 R4 विल बी इन पैरेलल। पैरेलल, वो करंट डिवाइड कर रहा है ना। बिल्कुल। तो इसको जरा मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। सो हमें निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Equivalent और resistance, करंट थ्रू ईच, करंट इन ईच रेसिस्टर। वोल्टेज भी निकालने नहीं। ये 10 वोल्ट का है और ये है आपके पास 4 ओम का। इसमें करंट है I1 ऐसा बताया गया है। और ये कितने का है? ये है 15 ओम का। और ये कितने का है? 30। और ये कितने का है? 15। 15। यस सर। ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ठीक है, देखो जानबूझ के ना थोड़ा टेढ़ा सा बना रखा है फालतू में कंफ्यूज करने के लिए। ये तीनों की तीनों किस में है? पैरेलल। पैरेलल में और फिर सीरीज जैसा में। हाँ, यानी कि ये सवाल क्लास 12 के लेवल का नहीं है, क्लास 10th का सवाल हुआ है, ये कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर करंट है I2, यहाँ पे करंट है I3 और यहाँ पे करंट है I4। अगर आप इन तीनों को चाहते हो क्लब करना तो कैसे करोगे इनको क्लब? 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15। ये ठीक है? 6। हाँ अच्छा 6 आ रहा है। सो दिस इज 30, दिस इज 2 + 1 + 2। सो कितना आ जाएगा ये? 1/6। 5। हाँ तो 6 हो ठीक है, गया ना। आ जाएगा 6 ओम। तो ये 8 R है। लगा देंगे 6 ओम का। हाँ ये है इस वाले गुच्छे का। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कि ये है 10 वोल्ट और ये है 4 ओम और इनका इक्विवेलेंट है 6 ओम और ये है आपके पास I1। हाँ, तो जो R आएगा इक्विवेलेंट तो 10। 4 + 6 करेक्ट, यानी कि 10 ओम आ जाएगा। सो एक तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इन्होंने मांगा था। सो यू कैन जस्ट बॉक्स दैट, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या मांगा इन्होंने? करंट इन करंट ईच। थ्रू ईच। सो इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? इसका बन जाएगा ये रहा 10 ओम का 10 का लगा देंगे। और हाँ, ये रहा 10 वोल्ट का। ये करंट I1 ही होगा इसमें। तो यूजिंग ओम्स लॉ, सिंगल रेसिस्टर आई वाले में तो ओम्स 1 लॉ। एम्पियर आ गया। हाँ, सो I1 जो हो जाएगा वो जाएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पियर। सो दिस इज फाइन। तो ये जो हमारे पास 4 ओम है इसमें कितनी वोल्टेज कंज्यूम होगी? 4 वोल्ट हाँ 4 वोल्ट। है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज कंज्यूम होगी R1 में दैट विल बी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आउट ऑफ 10 वोल्ट। यस 10 सर। वोल्ट में से 4 वोल्ट यहाँ लग गई, कितनी बची? हाँ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट वो 6 वोल्ट उन तीनों इसको के मिलेगी, इसको क्रॉस। मिलेगी, इसको भी मिलेगी, है ना। हाँ सेम। तीनों के तीनों पैरेलल में है। सो लिखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस R2 R3 R4 इज इक्वल टू 10 - 4 यानी कि 6 वोल्ट। अब निकालना है आपको I2 I3 I4। तो I2 क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। 6/15। I3 वोल्टेज 6/30। अपॉन रेसिस्टेंस और I4 वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। 6/15। I4 आई थिंक 6/30 आएगा क्योंकि यहाँ पे R ये हाँ हाँ ऑर्डर हाँ हाँ इस वजह से। हाँ सर। तो ये आ जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं। कितना आएगा I2? 2/5 एम्पियर। ये भी आ जाएगा 2/5 एम्पियर एंड I4 इज 1/5 एम्पियर। सो डेसिमल में लिख लो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर एंड 0.2 एम्पियर। ठीक है, चला आगे। यस। क्या क्या कुछ नहीं। ओके। इसके बाद 28 में बोल रहा है स्टेट बायट्स लॉ, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। Use this law to derive the expression for the magnetic field into a circular coil carrying current at a point along its axis. And how does a circular loop carrying current behave as a magnet? तो बायट्स लॉ लिख लेंगे।
सो नंबर 28. सो अगर ये कोई भी वायर है, इसमें करंट है आई, उसको बता देते हैं छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट डी एल वेक्टर, एंड ये एक पॉइंट पी है आर वेक्टर, दिस इज थीटा. सो अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट्स लॉ, क्या डिपेंडेंसीज होती हैं? द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट? And the sir. small magnetic field is proportional to the cross product of dl and r, and the small magnetic field is inversely proportional to the cube of Distance का cube. distance. So this is 1 2 3. If we combine these, we get dBp is proportional to I dl cross r upon r cube. So dBp will be how much? क्या आएगा proportionality Mu constant? naught I upon 4 pi. हाँ. Mu naught upon 4 pi. I. On r. So this is the expression for Biot-Savart's law. What is dl vector cross r vector is equal to? DL R sin theta या sin cos theta. sin. Sin. So dBp will be equal to mu naught I dl sin I. theta upon 4 pi 4 pi r square. r square. So this is Biot-Savart's law. हमें करंट कैरिंग कॉइल की वजह से निकालना है यहाँ पर. सो लेट अस से दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल. ये किया है हमने, Yes, sir. हजारों बार कर चुके हैं पे हम. सो दिस इज पॉइंट P at a distance x. This is the radius of the coil. The current in the coil is flowing top to bottom I. So let us say this is point A, this is point P. So this is dl vector at the top, and this is dl vector at the bottom, and this is your small r vector, and this is dB, and this is again dB. dB. This is theta, and this dB. will also be theta. So this is 90 degree. ये dB कितना होगा? This is 90 degree again. This is also 90 degree. So यहाँ पे जो dB होगा, dB that will be mu naught I dl sin क्या 90 degree 90. upon 4 pi small r square. What is sin 90? 1. 1. 1. So mu naught I dl upon 4 pi small r square. This angle will be 90 degree. This angle will also be 90 degree. So let us extend this line. So this angle will be 90 minus theta, and this will Yes. also be 90 minus theta. So इसको कर लेते हैं यहाँ पे resolve. So basically this is magnetic field due to elemental current A. This is magnetic field due to elemental current at B, and this is the y-axis, this is the x-axis. This is 90 minus theta, so this will be theta. Again this is 90 minus theta, so this will be theta. If we resolve it, ऊपर क्या आएगा? dB cos cos theta. dB का cos theta. और राइट साइड में dB का dB sin theta. sin theta. यहाँ पर आ जाएगा फिर से dB sin theta, और नीचे आ जाएगा dB cos theta. cos theta. कुछ कट रहा है? cos theta वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. Yes sir. तो आंसर क्या आएगा? 2 dB sin theta. नहीं. Yes. नहीं. हाँ, तो B हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बार गलत किया था मैंने ये. sin थीटा. तो यहाँ से पता चला कि सिर्फ sin थीटा वाले कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, cos थीटा वाले नलिफाई हो रहे हैं. ये Yes. dB कितना है? mu naught I dl upon 4 pi r square. 4 pi small r square. एंड sin थीटा कितना आएगा ट्रायंगल AOP से? ये कैपिटल R upon स्मॉल r. small r. Small r. r अपॉन स्मॉल r, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना. Yes Yes sir. sir. तो बेसिकली sin थीटा आ गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r.
अगर आप लगाओगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा? स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। plus x Yes, square. sir. ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल आर कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो यहाँ डाल देते हैं इसको। साइन थीटा है हमारे पास कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बाहर निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को। सब कुछ ही कांस्टेंट है एक्सेप्ट डीएल। 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन डीएल कहाँ से कहाँ तक? 0 से 0 2 से पाई कैपिटल आर 2 तक। pi capital R. पूरी की पूरी कॉइल का सर्कमफ्रेंस कर लेंगे कवर। Yes, sir. तो B at point P on the axis at a distance x हो जाएगा म्यू नॉट I कैपिटल R अपॉन 4 पाई। व्हाट इज R क्यूब? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का क्यूब, यानी कि 3/2। 3/2. 3/2 भाई, पावर अगर हाफ है इसका क्यूब करोगे तो इट विल बिकम 3/2। Mm. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर। Yes, sir. काटो 2 काटो pi उसको, 4 pi. तो पाई से पाई और 2 से 4, सो आ जाएगा बी पी इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन क्या आ रही है Yes. यहाँ पर? आई कैप। Yes, sir. डायरेक्शन यहाँ पे आई कैप आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इसके बाद पूछ रहा है कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है। तो अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास लाइक दिस, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सो बेसिकली करंट मान लेते हैं इस तरीके से कि करंट है आई लाइक दिस। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? अगर आप अपना राइट हैंड का यूज़ करोगे तो यू विल फाइंड कि आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। Yes, sir. सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके बना सकते हो आप लाइक दिस। सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। एक बनाते हैं बीच में लाइक दिस, और कुछ यहाँ पे दिखाते हैं सर्कल्स बनते हुए लाइक दिस। सो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दे आर रिजेंबलिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। So that is why Wow. we can say that a current carrying coil is kind of identical to a bar magnet. Bar magnet. इन पे एरो जरूर मार्क करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये एरोज इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ऊपर से बाहर निकल रही हैं और नीचे से अंदर घुस रही हैं, यानी कि ऊपर वाला फेस एक नॉर्थ पोल की तरह है, साउथ पोल की तरह है? North. नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है ना, हाँ, और साउथ को जाती है. साउथ को जाती है। Out of the magnet. हाँ हाँ। सो इस तरीके से बन के आ रहा है। और इसका जो ये है, तो हम बोल सकते हैं कि दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ current carrying coil Current carrying coil. are identical to that of a Bar magnet. हाँ are identical to that of a bar magnet. बार मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? Yes, sir. मैग्नेटिक डाइपोल। आप लिख सकते हो कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो कॉइल का कैसा दिखेगा पोलैरिटी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. Yes, sir. Anti-clockwise. Yes, sir. हाँ, the face having anti-clockwise current denotes कौन सा पोल? North pole. नॉर्थ पोल। and the face having clockwise current denotes south. South pole. And अगर बात हो ही रही है इतनी, तो let us talk about its magnetic dipole moment also. So what is the formula of magnetic dipole moment for a current carrying coil? Sir, वो M cross B. वो तो टॉर्क होता है। M I A. IA, बिल्कुल N turns के लिए NI है. बिल्कुल। तो for n turns m vector is equal to NIA. And what is the SI unit of capital M? Ampere meter square. Ampere meter square. It is good. Excuse me. So this is what we can write.
Yes, sir. बहुत फास्ट लिख रहे हो तुम लोग। ठीक है, आपकी तरह लिख रहे हैं एकदम। गंदा गंदा। यस सर, अगली बार समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल। साइक्लोट्रॉन तो सिलेबस में नहीं है, सो विल नॉट डू दिस वन। चलते हैं आगे। 29th का ए पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो बस रे डायग्राम बना के दिखाना है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, यानी कि प्रिज्म फार्मूला, यस सर, बड़ा वाला। प्रिज्म फार्मूला बड़ा वाला, साइन अपॉन साइन वाला। ठीक है, हम्म, तो पहले बनाते हैं रे डायग्राम। तो ये ठीक है, लेट्स डू दिस। 29th, so let's draw a giant prism. So this is a prism, let's call it ABC. ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट से। और यहाँ पर बनेगी नॉर्मल ऑन द फेस AB। और इसके बाद ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। यस सर, ये एंगल को क्या क्या बोलते हैं हम? I1। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला R1। R1। और यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल ऑन द फेस AC ऑफ प्रिज्म। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? R2। R2। और इसके बाद कौन सा रे? एमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। हाँ, I2। दिस इज एमर्जेंट रे, I2 एंगल पे निकल जाएगी एमर्जेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज I2। and if we extend the incident ray like this, and if we extrapolate the emergent ray, then this angle is called angle of एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। angle of deviation. डेविएशन, हाँ, मिनिमम डेविएशन नहीं। Now this point is, let us say, capital M, this point is capital N, this point is capital P। इस तरीके से आप नॉमिनेशन लिख सकते हो इसको। तो हम बोल सकते हैं, let's say this point is PMNP, let's call this S। So if you talk about triangle SMN, so in triangle SMN ये कितना एंगल होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? I1 minus R1। हाँ, एंड यस ये सर, कितना होगा? I2 minus R2। I2 minus R2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या प्लस क्या? ये I1 minus R1 plus I2 minus R2। So delta is equal to I1 plus I2 minus R1 plus R1 plus R2। R1 plus R2, yes। Now if you talk about quadrilateral, in quadrilateral ये वाला AMPN, AMPN। हाँ बड़ा वाला। Yeah. So quadrilateral के एंगल्स का सम कितना होता है? 360। 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल M कितना है? एंगल M कितना हुआ? 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। हाँ, 90। और ये भी 90 डिग्री है। तो हो जाएगा A प्लस 90 डिग्री प्लस P प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो जाएगा A प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है। Now we talk about triangle MPN, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों से कि A प्लस P 180 डिग्री है और R1 प्लस R2 प्लस P 180 डिग्री है। दैट मीन्स क्या? A R1 plus R2 है। के बराबर है, यस। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ, इसको करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू I1 plus I2 minus A। minus A। So this is the formula for angle of deviation। angle of deviation, right? And what is capital A? Capital A is angle of prism, right? Yes sir। Angle of prism. And let's write mu down here inside the prism. Mu G। Mu G, okay। So mu is the refractive index. Index of glass। Refractive index of prism material, you can say prism material। Yes sir। Refractive index of prism material, ठीक है।
फाइन. नाउ विल टॉक अबाउट द स्पेशल सिचुएशन. मिनिमम डेविएशन वाला सिचुएशन की बात कर लेते हैं. तो लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू I1 को हम लिख सकते हैं रूट I1 का होल स्क्वायर, I2 को रूट I2 का हाँ. होल स्क्वायर एंड देन इसमें टर्म्स घटाओ और जोड़ो नलिफिकेशन पर्पस के लिए. वी आर ट्राइंग टू डू Yes, sir. we are trying to complete the squares here. So delta is equal to, this is a square plus b square minus 2ab, which is a minus b whole square. So we get this followed by 2 root I1 I2 minus capital A. अगर हमें डेल्टा को मिनिमाइज करना है तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर टर्म. ठीक है, देखेंगे Yes, sir. टू. हाँ, ये 0 के बराबर होगा. हाँ, टू मिनिमाइज डेल्टा we have to substitute, we have to put root I1 minus root I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कभी भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मिनिमाइज करना है तो उसमें जो उसका स्क्वायर टर्म को 0 के इक्वल करते हैं हम. सो रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स रूट I1 इज इक्वल टू रूट I2. दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2. लेट्स कॉल इट I. लेट्स से वी आर कॉलिंग इट I. सो देयरफॉर डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा? डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, ये तो क्या जाएगा 2 रूट I minus a. 2i minus minus. A. This is 2i going to be minus 2i minus a. So this is the formula for angle of Minimum deviation. minimum deviation. Angle of minimum deviation. अब आपके पास जो प्रिज्म बनाया था आपने उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी कि ये जो हमारे पास रे है ये बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करेगी बेस के in this situation in the case of minimum deviation. So this is like this and this is how it is. So this is delta minimum. Min. हाँ, delta min. So यहाँ पे अगर हम एंगल्स मार्क करना चाहते हैं तो लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक. तो ये भी I होगा और ये भी I होगा और ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2. a/2. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम लगाएंगे ए बी पे स्नेल्स लॉ तो बाय स्नेल्स लॉ ऑन ए बी तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बाहर है एयर तो एयर का होता है 1. लिखेंगे 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 हाँ. है ना. और हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ ऑन ए सी बाय स्नेल्स लॉ ऑन ए सी. सो वी वुड हैव रिटन, बाहर से लगाएंगे तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R2. अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि R1 शुड बी इज इक्वल टू R2, राइट? Yes, sir. अब R1 Equal प्लस to R2 a/2. कैपिटल A होता है, इसको छोटा R बोल दो तो यहाँ से आप देख पाओगे कि R प्लस R A के बराबर है तो R कितना आ जाएगा? a/2 के बराबर. a/2 के बराबर. ये हो गया. नाउ यहाँ से आपके पास ये जो फॉर्मूला है डेल्टा मिन वाला, यहाँ से I कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस A. तो I कितना आ जाएगा? डेल्टा मिन प्लस A अपॉन 2. So this is the formula. Angle of incidence और angle of emergence in the case of minimum deviation. इसको डाल देते हैं किसी के अंदर डाल दो इसको. Let's call this as number 3. So आ जाएगा sin delta min plus A upon is equal to mu sin क्या? A upon 2. a/2. Yes, sir. क्योंकि R1 R2 सब कुछ कैपिटल A/2 ही है. यहाँ से आ जाएगा mu is equal to sin delta min plus a/2 upon mu. नहीं, sin a/2. sin A/2. So इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला. So this is the prism formula. आगे आप लोगों का ओके बी पार्ट भी कर लेते हैं. एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है दैट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स मतलब वो ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने सुना होगा. हाँ सर. zigzag rays. हाँ, तो
बात हो रही है कौन से फिनोमेना की? टोटल TIR. हाँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, काम करते हैं। सो इट इज द फिनोमेना, लाइट रेज कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं? Denser नहीं? डेंसर से रेयर। हाँ, denser से rare. It is a phenomena in which light rays traveling from denser to rarer medium get reflected back into the same medium when the angle of incidence When is more than the critical equal angle. to the more than the critical angle. Correct. So it is a phenomena in which light rays traveling from denser to rarer medium get reflected back in which medium? In the denser medium itself. Yes, sir. In the denser medium. When क्या? When the angle of incidence Becomes more than the critical Of the angle. critical angle. yes, the I angle of see. incidence is more than the critical angle. Correct. I see. So this is how we define total internal reflection. Now इसका जो फिनोमेना का यूज पड़ता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। और एप्लीकेशन कुछ याद है इसका? Diamond. हाँ, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। हाँ. आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत गर्मी का दिन है और एक सड़क है और आप दूर से देख रहे हो तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, पानी होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर। कभी किया एक्सपीरियंस ये? नहीं सर। हाँ, ये भी TIR का ही फंडा होता है बेसिकली। छलावा मिराज। मिराज। So the desert में होगा ना? हाँ, डेजर्ट्स में भी होता है और रोड्स पे भी होता है, क्योंकि वहाँ की हवा बहुत पतली होती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है रोड पे। गर्मियों में ऐसा होता है। सो तो कई बार क्या होता है कि जब मतलब हमारे साथ तो नहीं होता कि हमें पता है कि वहाँ पानी नहीं है, मतलब होता भी है तो हम उसको मानते नहीं हैं। तो जनरली क्या होता है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो सोचते हैं कि वहाँ यहाँ से देख रहा होता है कुत्ता, देता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है, उसे लगता है पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ होता कुछ नहीं है। तो यू विल फाइंड कि वो वहाँ पे जाके घूम रहे होंगे कि वहाँ पानी कहाँ गायब हो गया। इस तरीके से भी कुछ है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है, आप ड्रॉ कर लो एक सिलेंडर, उसके अंदर एक और सिलेंडर, और इसका जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर का। एंड इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कोर। दिस इज कॉल्ड Core. कोर, Yes sir. दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। ऐसा कुछ डिस्कस किया है हमने कभी? Yes sir. अरे ठीक है, कोर और क्लैडिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्लैडिंग के। क्लैडिंग इज लाइक अ जैकेट, इट इज़ लाइक अ जैकेट, और यू कैन से इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर द ऑप्टिकल फाइबर। सो यहाँ से जब एक सिग्नल एंटर करता है, लाइट को हम करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है बेसिकली, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होता है IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या होता है, हल्का अपॉन भारी। Yes sir. तो हल्का Mu. कौन Yes सा है? sir. Mu cladding upon mu cos. हाँ, तो IC। तो अगर I है ग्रेटर देन IC, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सिग्नल है, इट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस इनसाइड द कोर and it goes on propagating along the core without any energy loss। तो ये बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ से आ जाता है बाहर। सो दिस इज द emergent signal and this is the incident signal। तो when I is greater than IC, the incident signal undergoes multiple total internal reflection inside the core, full stop। So this is what we can write about this thing, optical fiber, and this is utilized in, इसका यूज क्या है?
जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जियो, जो रिलायंस जियो वाली कंपनी है, वो पूरा ऑप्टिकल फाइबर का लेआउट कर रहे हैं पूरी कंट्री में, है ना। तो हाँ सर, बेसिकली जियो उससे, फाइबर। हाँ जियो फाइबर, तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा आ पाती है क्योंकि टीआईआर बहुत फास्ट होता है, इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होते। दिस इज यूटिलाइज्ड इन हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन। और अब तो खैर सबसी केबल्स भी आ गई हैं, देखेंगे कि एंड ऑल्सो इन सबसी, यानी कि समुद्र के नीचे जो केबल लेआउट होता है उसमें अच्छा ऑप्टिकल सर। फाइबर का यूज होना स्टार्ट होगा। Yes, yes. This is utilized in high speed long distance telecommunication and also in subsea cable systems. क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सबसी है तो फिर वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस मांगती है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही रगेड होती हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। सो दिस इज व्हाट इट इज। के बाद चलते हैं आगे, चलो ये वाला पार्ट और कर लेते हैं। ऑब्टेन लेंस मेकर्स फार्मूला, इस क्वेश्चन का जो और पार्ट है, ऑब्टेन लेंस मेकर्स फार्मूला यूजिंग द एक्सप्रेशन। ये देखा होगा आपने, हमने शायद लिखा होता म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू अच्छा, इज हाँ हाँ, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, है ना। यस सर। तो ये वही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वाले एक्चुअली ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन बोलते हैं, ना कि म्यू, तो वो सीन है। यहाँ पे बोल रहा है क्या निकालना है, ऑब्टेन Lens makers formula. यूजिंग द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का यूज करके निकालना है हमको, तो वो तो हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूज करके ही निकलता है। तो लेट्स डू दिस, तो कर लेते हैं इसको। और नीचे क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, हेयर द रे ऑफ लाइट प्रोपिगेटिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम, ये वही बता रखा है कि इसमें n1 क्या है, n2 क्या है और रेडियस क्या है, फालतू की बात है ये। सो कर लेते हैं इसको, सो इसका और पार्ट नाउ। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट्स ड्रॉ अ कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली लाइक दिस, एंड ये बहुत मोटा बना दिया मैंने, बट इट इज़ अ थिन लेंस, तो पतला बनाता हूँ। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें क्या करना है अभी, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर Lens फॉर्मूला। makers formula. लेंस मेकर्स फार्मूला। So this is surrounding medium um, this is surrounding medium um, this is lens material mu, this is the object at a distance of u from optical center, and ये रही हमारी इंसिडेंट रे, एंड ये यहाँ पर क्योंकि मीडियम बदल रहा है तो इट विल रिफ्रैक्ट एंड इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट यहाँ पे फिर से मीडियम बदल रहा है तो इट फर्दर कन्वर्जेस। सो दिस इज कॉल्ड intermediate image, right? यस This सर। is called the intermediate image, and this is called the final image. फाइनल इमेज। So final image is at a distance of v from optical वी center, and this is v dash. वी नॉट। अच्छा, V वी naught. डैश। So we will be using that formula twice. So using formula, let us quote that formula: mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r. आर। यहाँ पर ये जो ये वाला सरफेस है, इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R1, एंड इस वाले का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R2। यस। सो यहाँ पर कितनी बार हो रही है रिफ्रैक्शन, 2 बार। सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो जो पहली वाली रिफ्रैक्शन है उसमें रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, म्यू एम से म्यू, हाँ हाँ, यानी कि यहाँ पर जो म्यू वन है वो म्यू एम है, जो म्यू टू है वो म्यू है, म्यू। जो आर है वो R1 है, जो यू है वो यू है, और जो वी है वो वी डैश है। यस सर। क्योंकि पहली वाली रिफ्रैक्शन से इंटरमीडिएट इमेज बनेगी और दूसरी वाली रिफ्रैक्शन से फाइनल इमेज बनेगी। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू अपॉन वी डैश माइनस म्यू म्यू एम अपॉन One इज यू। इक्वल U. म्यू माइनस म्यू एम अपॉन R1। R1. ठीक है, तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फिर करते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन में रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, म्यू से म्यू एम, यस सर। तो म्यू वन हो Yes. जाएगा म्यू, और म्यू टू हो जाएगा म्यू एम, म्यू एम। और आर हो जाएगा R2, R2 और यू हो जाएगा इंटरमीडिएट वी इमेज, डैश। और वी हो जाएगा वी। यस, ये सब क्लियर है ना कि क्या हो रहा है ये, यस सर। Yes, sir. ठीक है बढ़िया।
तो क्या लिखेंगे, म्यू एम अपॉन वी माइनस mu upon v dash dash is equal to mu m minus mu upon upon r2. r2. Now let us add the two equations. So 1 plus 2 करते हैं, तो ऐसा करने से कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, म्यू अपॉन वी डैश वाला. सो म्यू अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू, ये आएगा ना. Yes sir. जो वी डैश वाला टर्म है वो कट जाना चाहिए, कट गया. एंड दिस विल बी म्यू माइनस म्यू एम अपॉन r1 r1 प्लस plus म्यू एम mu माइनस m minus mu by r2. अब यहाँ पे हम चाहते हैं इस साइड में कि म्यू माइनस म्यू एम कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो आपका काम बन जाएगा. सो दिस विल बी, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है लेफ्ट साइड में, mu m म्यू एम. सो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप म्यू माइनस म्यू एम कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 upon 1 upon r1 plus 1 upon r2. प्लस या माइनस, minus. माइनस, क्योंकि हमने म्यू माइनस म्यू एम कॉमन लिया है इस वजह से. सो Yes. 1 upon v minus 1 upon u. Let us divide both sides by mu m. So याद आएगा mu minus mu m upon mu m. mu m. Yeah. 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो शेप ले ली इसने वही जो हमने याद कर रखा है. So 1 Yes, upon sir. minus 1 upon u is equal to, कर देते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट. So it will be mu upon mu m 1 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये आ गया. और हम जानते हैं कि फॉर अ लेंस में जानते हैं 1 upon v minus 1 upon u क्या होता है, 1 upon f. 1 upon f. Okay, Yes so sir. let's take this as equation number 3 and this as equation number 4 and let us combine the two. लिखेंगे कि therefore 1 upon f is equal to mu upon mu m minus 1 minus 1 1 upon 1 upon r1. r1 minus 1 upon r2. So this is the lens maker's formula. What is f? Focal length of the Focal length lens. of lens. What is mu? Refractive index of the lens material. Refractive index of lens material. What is mu m? Refractive index of surrounding. Surrounding medium. फाइन. सो यही है. तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करें. Yes sir. Yes, ओके sir. गाइस, थैंक यू. सी यू. Thank you sir. थैंक्स, बाय, टेक केयर.